नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस धमाकेदार सेशन में दोस्तों यूपीएसआई 2025 के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीके जीएस पीवाईक्यूज का। किसका? जीके जीएस पीवाईक्यूज का। साथियों, शिफ्ट वाइज कराना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बात करते हैं चैप्टर वाइज की तो बहुत ही कठिन चीज़ हो जाती है। और अभी हम जो है कि आपको भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा वाला जो चैप्टर है इसी का पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। इस पर आज ये तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। कहेंगे दोस्तों इतना लंबा क्यों? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 1991 से लेकर के 2021 तक यूपीएसआई का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम का निचोड़ या उन सभी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा से, उन सारे ही प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूं। तो तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का और यह अंतिम वीडियो भी है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ जाएंगे प्रस्तावना वाले चैप्टर पर, जहां से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम करवाएंगे। ठीक है, तो साथियों रोज़ शाम को 9 बजे वीडियो क्या होती है, प्रीमियर फॉर्म में चलती है। रोज़ शाम को 9 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो जुड़ करके आप लोग क्लास का लाइव क्लास को देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं क्लास को। ध्यान रखिएगा, इससे बेहतर आपको क्लास नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे लगा दिया। देखिए भैया किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें दोस्तों। बात करते हैं आगे। तो आगे ध्यान रखिएगा, चूंकि जीके जीएस से आपको टोटल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों 40। तो 40 प्रश्न में आपको लगभग 5 से 7 प्रश्न करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर की क्लास भी मैं आपको रोजाना सुबह 5 बजे अपलोड कर देता हूं। तो करंट अफेयर की क्लास को भी आप ज़रूर देखें। इस करंट अफेयर की क्लास में हम क्या क्या कवर करते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ को, नेशनल न्यूज़ को, अवार्ड वाली न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, साइंस एंड टेक न्यूज़, इन सारे न्यूज़ को मैं क्या करता हूं, कवर करता हूं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम्स क्या हो जाए, जो है कि अच्छे से कवर हो सकें। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न पे आज के। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पे खाली स्थान दिया है और आपसे आगे कहता है ग्रेनविल ऑस्टिन, जिसको आप लोग कहते हैं जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा पढ़ा गया एक शब्द है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है ना? चाहे सहकारी संघवाद हो सकता है, सहायक संघवाद, दोहरी संघवाद या असममितिक संघवाद हो सकता है। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा पढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि भारत। तो भैया वह कौन सा शब्द गढ़ा गया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा, यह प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर देना है तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा सहकारी संघवाद। क्या हो जाएगा? सहकारी संघवाद, यानी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने गढ़ा था, जिसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है। तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रदेश जो राज्य सरकारें हैं जो कि केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करते हुए कमज़ोर पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सहकारी संघवाद भी कहते हैं। यही सहकारी संघवाद का अवधारणा भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? अब दोस्तों आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो भारत का संविधान है वह हाथ से लिखा गया है और लिखने वाले व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा जो हस्तलिखित कॉपी है वह संविधान की, उसको कहाँ रखा गया है? मूर्ति भवन दिल्ली में, या राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, या संसद की लाइब्रेरी में, या राष्ट्रपति भवन में रखा गया? तो दोस्तों इसको रखा गया है संसद की लाइब्रेरी में। संसद भवन की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर रखा गया है हस्तलिखित कॉपी संविधान की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, कहता है ने, यानी किस सिद्धांत या किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया? तो भैया यहाँ पे वह उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार से कर दिया है। तो हम यहाँ पे उत्तर ए मानेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1919। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया था। अभी मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था कि जो द्विसदनीय व्यवस्था किया गया था भारत के विधायिका में, ठीक है, वह 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, जहाँ पे द्विसदनीय या कहें कि द्वै शासनगिरी व्यवस्था किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित, पहले खाली स्थान दे दिया
है ना। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन को या इनमें से किस डेट को वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। अरे भैया, अभी नरेंद्र मोदी जो 100 रुपये का सिक्का छापे हैं या 100 रुपये का सिक्का जो जारी किया गया है बीजेपी के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा, उस पर देखेंगे या 1 रुपये का भी सिक्का होता है, देखते हैं वो जो शेर वाली आकृति बनी होती है वो चारों तरफ रहती है ना, उसी को, उसमें क्या क्या रहता है, वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ को जो जिसको कहते हैं सिंह चतुर्भुज, है ना, यानी चारों तरफ रहता है। तो भैया इसको भारत ने कब स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 66 पे पहुंच गया। तो भैया आप अगर आप 66 की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक में किसका जिक्र किया गया है? तो उपराष्ट्रपति या कहें कि वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। तो जाहिर सी बात है संसद का संविधान कभी नहीं हो सकता, संसद के दोनों सदनों की अवधि कभी नहीं हो सकती, अटॉर्नी जनरल कभी नहीं हो सकते। तो भैया 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है। कई बार लोग ऐसे आर्टिकल्स देख लेते तो बड़े घबरा से जाते हैं, लेकिन नहीं घबराना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पुलिस आयोग द्वारा प्रश्न कराए गए सबको मैंने इंक्लूड किया है। और दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि हिंदी के क्लासेस भी क्या किए जाते हैं, रोज़ सुबह 10 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जो है कि इसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी आएगी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि सिलेक्शन अगर लेना है तो हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो वहाँ से ढेर सारे प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों। हम उनसे जो है कि हमारे ढेर सारे प्रश्न हमको आते आते छूट सकते हैं, इसलिए आपको PYQs देखना बहुत ज़रूरी है। आप PYQs देख रहे होंगे, खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, किस लेवल की तैयारी नहीं करनी है। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची या फिर कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो भैया जो भाषाओं का उल्लेख सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछ रहा, देखो कितना घुमा के पूछ रहा है। तो भैया 8वीं अनुसूची हो जाएगा। 8वीं अनुसूची क्या करता है? भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा था, अभी जुड़ते जुड़ते टोटल कितने हो गए हैं? 22 भाषा हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो भैया जो भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया है वह किस हद तक या काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह प्रभावित है, अब कुछ लोगों को याद आ रहा होगा जो है कि यूके यानी कि ब्रिटेन। तो भैया ब्रिटेन नहीं बल्कि यहाँ पे जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। अब अगर आप इसको नहीं पढ़ते, ये PYQs नहीं देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों से आप अछूते रह जाएंगे, जो बड़ी ज़बरदस्त प्रश्न है और जो आपसे रिपीट कर करके बार बार आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया जब संघ शक्ति समिति कहे या फिर संघ संविधान समिति कहे तो आपके उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके दिमाग में आने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की संस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, जिसका पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसको प्रस्तुत किया था संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद जो है कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कई सारी समितियां नियुक्त किया था, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, तो जिसमें संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके अलावा जितने अन्य समितियां उन सभी के अध्यक्ष अलग अलग हैं, उसके बारे में थ्योरी के रूप में मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल यहाँ बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को
किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। देखिए यही प्रश्न जो कि बार बार आपको रिपीट कर रहा है। यूपीएसआई वाला प्रश्न पुलिस वाला प्रश्न है यूपीएसआई में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, दोनों को ही शामिल कर लिया है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या किया था, संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भैया भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये देखिए आपको यूपीपी कांस्टेबल में 2014 में पूछा गया, 2019 में भी रिपीट करके पूछा गया और यही यूपीएसआई में भी पूछा गया था। तो भैया कुल कितने भाग हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर करना है 22 भाग। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एक बार 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिले भी। पूछा कि कितने भाग हैं, ठीक है, पूछा कि कितने भाग हैं और ऑप्शन में 22 था ही नहीं, ऑप्शन में 25 वाला ऑप्शन था। ऑप्शन में क्या था, 25 था। तो भैया हम लोग घबरा गए थे, 22 नहीं, क्या करें तो क्या नहीं करें। तो अगर आपको ऑप्शन में 22 नहीं रहेगा तो आप 25 उत्तर करेंगे। कहेंगे सर हम 25 क्यों करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाग 4 का बाद में जोड़ा गया, तो पहले 22 था तो कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद 14 का क जोड़ा गया, ठीक है, तो कितना हो गया, तो 23 के बाद 24 हो गया, ठीक है। 24 के बाद 2 भाग आपके और जोड़े गए थे 9 में, भाग 9 क और भाग 9 ख, तो टोटल कितने हो गए, 26 हो गए। लेकिन इसके अलावा एक घटाया भी गया था, एक को निरसित भी कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो वह था भाग 7। तो फिर कितने बच गए, 25 भाग बच गए। तो आप क्या कहेंगे सर, उत्तर 25 भी टिक करेंगे अगर ऑप्शन में 22 नहीं है तो, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कहता है कि भारत एक है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए भारत क्या है। तो सीधे से आपका उत्तर हो जाना चाहिए भैया भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत हर एक धर्मों को समान महत्व देता है दोस्तों, क्या करता है, हर एक धर्म को समान महत्व देता है। अगला प्रश्न कहता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। चलिए आ भी गया, आपसे पूछ भी लिया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, यानी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, क्या ये हो जाएगा, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार कर लेना, बिल्कुल भी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सभी धर्म के खिलाफ हो जाना, बिल्कुल भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे सी इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा कि राज्य सरकार क्या करता है, किसी भी धर्म को अपना राजकीय धर्म या अपना राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगला प्रश्न कहता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। चलो भैया गणतंत्र का अर्थ बताओ अब, ठीक है। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, क्या इसको गणतंत्र कहते हैं, या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इसको कहते हैं, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ नहीं है। तो दोस्तों हम इसका भी उत्तर सी मानेंगे। क्या मानेंगे, सी मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे मैं आपको बताता हूँ। ए बी और डी काट देते हैं, किसको मानेंगे हम उत्तर, सी को मानेंगे। दोस्तों गणतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र का वास्तव में अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। तो रिपब्लिक का अर्थ ये होता है कि जिस देश का राजा या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या राजा जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, लेकिन चुना जाता हो, ऐसे देश में क्या होता है, गणतंत्र स्थापित होता है दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो शासन चलता है वह वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है दोस्तों, इसका उत्तर करना है। अब ये उत्तर या कहीं प्रश्न बड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, तो भैया ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर सी। उद्देश्यों एवं विचारों में समानता ही क्या है, एक सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु होना चाहिए और होता भी है, ठीक है। उद्देश्यों और विचारों में क्या होना चाहिए जी, समानता होना चाहिए एक सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगर आपका विचार या फिर आपका कहीं उद्देश्य सही नहीं है तो आप लोग आपस में भिड़ेंगे, लफड़ा करेंगे, सांप्रदायिक दंगे करेंगे, और जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, अव्यवस्था फैलेगा, सामाजिक संरचना ढह जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भैया यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सीधे सीधे आप जानते हैं, बड़ा सरल सा प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारतीय संविधान सभा के या भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
आपसे यहाँ से दो तरीके के प्रश्न पूछेगा। पहले तो पूछ ले अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर देंगे। अगर कहेगा अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तो भी आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहेंगे। अगर आपसे कहेगा अस्थाई अध्यक्ष कौन है, तब आप कहेंगे सर वह हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, मुंशी प्रेमचंद्र ने या अमर्त्य सेन ने? किसने किया था जन गण मन की रचना? ये आपको उत्तर करके बताना है दोस्तों। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? जनगण मन की बात करें तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान हो या बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जिसको कहते हैं, उसकी भी स्थापना किसने किया था? उसकी भी रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। ठीक है। अब बात समझ में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? किस मामले में? लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के मामले में, या आपराधिक अत्याचार को रोकने में, या जंगम संपत्ति की रक्षा में, या उपरोक्त सभी में? आपको आत्मरक्षा का अधिकार की बात करता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, लोक सेवा द्वारा किए गए कार्य के मामले में आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, अगर ऐसा कोई मामला है तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा। जबकि अगर आपराधिक अत्याचार में आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किसी को मार भी देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपका आत्मरक्षा का अधिकार है। जंगम संपत्ति की रक्षा में अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं तो भी उसमें आप अपने आत्मरक्षा का अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो बी और सी यहाँ पे सही है, ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63 कहता है दोस्तों कि आत्मरक्षा का अधिकार है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार है? भैया अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, ये तो भैया हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा की जब आप बात करते हैं तो ये भी क्या है? हमारे आत्मरक्षा में आता है। चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्या आता है? आपकी आत्मरक्षा में आता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे भैया उपरोक्त सभी क्या है? आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, कहता है भारत का गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत में जो शासन चलेगा वह वंशानुगत नहीं होगा। देखिए ये भी प्रश्न क्या कर दिया? रिपीट कर दिया है। तो आपसे रिपीट करके प्रश्न पूछता है, और ख़ास करके जो पिछले इतने सारे शिफ्ट हुए हैं यहीं से उठा के प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। तो बहुत ज़्यादा नए प्रश्न पढ़ने की फिराक में मत रहिएगा। नए प्रश्न अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बना के आपको दे दूंगा, MCQs करवा दूंगा। फिलहाल आपको जो है कि केवल और केवल PYQs पर ही फोकस करने हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है दोस्तों कि भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थीं? तो भैया जाहिर सी बात है, जब हमारा भारत का संविधान लागू हो रहा था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। ठीक है। और अगर पूछे कि भैया कितने अनुच्छेद हो गए, कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। ठीक है। तो संविधान लागू होने के समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो भैया संविधान बनाने के लिए क्या बनाया गया था? संविधान सभा बनाया गया था। बड़ी सामान्य सी बात है। ठीक है। ये तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न, कहता है भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? हालांकि इसको आप उद्देशिका या प्रस्तावना में भी शामिल करके पढ़ सकते थे, लेकिन इसको जो है कि हमने इसी में इंक्लूड कर लिया है। तो आप सभी को पता है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी हो जाता है। ठीक है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आत्मर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये नहीं पूछेगा। अरे भाई कैसे नहीं पूछेगा, खूब पूछेगा और धमाकेदार तरीके से पूछेगा, इसलिए हमको हर एक चीज़ को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। आगे कहता है भारत का गणतंत्र के रूप में कब जन्म हुआ? तो भैया 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया? एक गणतंत्र बना। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप कहें सर गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस देश का राजा या जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, उस देश में गणतंत्र स्थापित होता है। या आप इसको दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जिस देश का शासन वंशानुगत नहीं होता है बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है, वहाँ पे क्या होता है, गणतंत्र स्थापित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर। बड़ा गजब का प्रश्न। हालांकि कई सारे देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन ऑप्शन के तहत आपको जो है कि बताना है। तो दोस्तों हैदराबाद का जो निज़ाम था, यह जो है कि भारत के संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों। बाकी मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर ये लोग जो है कि भाग लिए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आपसे संविधान, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कितने देशी रियासतें थे टोटल, कितने रियासतें थी या कितने रजवाड़े थे, तो 565 देशी रियासतें थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 338। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपसे रिपीट होगा, फिर से पूछा जाएगा, तो अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है अगला प्रश्न 71। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? किस क्षेत्र में आया था? तो भैया वह शिक्षा के क्षेत्र में आया था। किस में आया था? शिक्षा के क्षेत्र में आया था। आप सभी को पता है कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो है कि 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। कितना भैया? तो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान या उपबंध किया गया था। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरी को जो ब्रिटेन में रहते थे उनको भारत में प्रचार करने की भी अनुमति दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में। आप कहेंगे सर दोस्त ये जो कि 71 प्रश्न क्यों? क्योंकि 1991 से लेकर 2021 तक जो प्रश्न हुए हैं या जो एग्ज़ाम हुए यूपीएसआई के, तो इस चैप्टर से भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो 71 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो मैंने आपको 71 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में जो है कि अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और पहली बार है यदि चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना शाम को 9 बजे ये जीके जीएस का जो पीवाईक्यू वाली सीरीज है ये अपलोड करते हैं, और रोजाना सुबह 10 बजे जो है कि हिंदी का पीवाईक्यू अपलोड करते हैं, और रोज़ सुबह 5 बजे जो है कि करंट अफेयर की क्लास अपलोड की जाती है। तो एक भी क्लास मिस न करें, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।